आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पहला चैप्टर होने वाला है, ठीक है, पहला चैप्टर आपने देखा होगा तो वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आपने ये चीज़ तो देख ली होगी कि आपका पहला चैप्टर ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है। आप सबको पता है कि सेल होता है, ठीक है, सेल में ये न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस में ये जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए पाया जाता है। और यही डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए से होता है आरएनए बनता है, ठीक है, आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है, प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, यही चीज़ पढ़ने के लिए हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन को जानने के लिए हमें थोड़ा सा जानना होगा कि कैसे ये जो जीन है, ठीक है, ये जो जीन है इसके क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक स्ट्रक्चर आपको इसका दिखा दूं, अच्छा सा समझ में आ जाए। तो इस तरीके से आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाएगा और ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, और इसी डीएनए का क्या होना है, आपका ट्रांसक्रिप्शन होना है। और ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होके किसमें क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। चलिए तो देखते हैं कि जो इसका फाइन स्ट्रक्चर होता है जीन का, कैसे स्ट्रक्चर ऑफ जीन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है। इसमें देखिए मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया है, तो समझाऊंगी मैं इंग्लिश वाले पार्ट से ही। जिन भी बच्चों का हिंदी में है तो वो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे हिंदी वाले पार्ट से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन की अगर बात करें तो ये क्या होता है, डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है सीक्वेंस ऑफ डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड्स विद इन अ डीएनए सीक्वेंस। ये डीएनए सीक्वेंस होता है तो आप सबको पता है किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से, जिसमें आपके एडेनिन और ग्वानिन, एटी एडेनिन थाइमिन की पेयरिंग, ग्वानिन और साइटोसिन की पेयरिंग, ठीक है, एटी के साथ डबल बॉन्ड के साथ, डबल हाइड्रोजन के साथ, जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ, सी के साथ। तो यही बात बताई गई कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन किसको कहते हैं, ये डिटेल ऑर्गेनाइजेशन होता है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का, ठीक है। इसी तरीके से जुड़ जुड़ के एटी इसी तरीके से जुड़ के बनता है ये, ठीक। जीन क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं डीएनए के, जिनमें क्या पाए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग स्पेसिफिक प्रोटीन एंड और फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल्स। जीन क्या होते हैं, डीएनए के सेगमेंट होते हैं, डीएनए का एक सेगमेंट होता है जिसको हम जीन कह रहे हैं। और इनका क्या काम होता है, इनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो एक तरीके का कोई फंक्शनल प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है, या आरएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनेगा, आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पे एक की कंपोनेंट दिया गया है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है जीन का, ठीक है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना रहता है। ये आपको मान लीजिए इस तरीके से ये जीन है, ये मैंने ऐसे लंबे में बनाया है, लेकिन ये जीन इस तरीके से होगा। यहाँ पे पहले प्रमोटर रीजन पाया जाएगा एक, ठीक है। अब इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि क्या काम होता है। एक्सॉन पाया जाएगा, एक्सॉन के बाद एंट्रॉन पाया जाएगा, फिर एक्सॉन, फिर एंट्रॉन, एक्सॉन, लास्ट में पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल। अब थोड़ा सा आप समझिएगा कि आपको यहाँ पे प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ कंपेयर करके पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट में क्या होता है, यहाँ पे यूकैरियोट जो होता है एडवांस होता है, आप सबको पता होगा कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट क्या होता है। यहाँ पे एक्सॉन और एंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं इस जीन में, जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना रहता है। लेकिन जो आपके प्रोकैरियोट होते हैं उनमें क्या होता है, एक्सॉन्स नहीं पाए जाते हैं, उनमें सिर्फ एंट्रॉन्स पाए जाते हैं। आगे आप देखेंगे। चलिए तो मूव करते हैं। ये आप देखिए यूकैरियोटिक जीन है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो आगे का पार्ट होता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो वर्ड आप समझ लीजिए। जो आगे का पार्ट होता है उसे हम अप स्ट्रीम रेगुलेटरी सीक्वेंस कहते हैं, आगे की चीज़ को रेगुलेट करेगा। और जो पीछे वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम रेगुलेटरी सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। और बीच में आपका ओपन रीडिंग फ्रेम पाया जाता है। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका रेगुलेटरी रीजन हो गया, प्रमोटर रीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल कंट्रोल कई सारी चीज़ें पाई जाएंगी, सर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। प्रमोटर देख लीजिए, एक्सॉन एंट्रॉन, एक्सॉन एंट्रॉन, ठीक है, एक्सॉन। और ये आपका लास्ट में इनहेंसर या साइलेंसर आ गया, लास्ट में टर्मिनेटर खत्म हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे आप, तो ये क्या है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है, रेगुलेटरी जीन और ऑपेरान पाया जा रहा है, ठीक है। रेगुलेटरी में यहाँ प्रमोटर रीजन, प्रमोटर के बाद यहाँ पे सिर्फ क्या होंगे, एक्सॉन्स जो आपके होंगे वो एब्सेंट होंगे, सिर्फ एंट्रॉन्स पाए जाएंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नहीं पाए जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस होता है। क्योंकि अब आपको दोनों को पढ़ना है तो आप समझते हुए चलिए कि किसमें क्या होता है, ठीक। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे कितने रीजन्स होते हैं,
प्रोमोटर, एक्सॉन, एंट्रॉन, ठीक है, पॉलीएडिनाइलेशन, तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। प्रोमोटर रीजन क्या होता है? ये डीएनए का एक रीजन होता है, इस तरीके से डीएनए है, यहाँ पे ऐसे प्रोमोटर रीजन पाया जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहीं से स्टार्टिंग होगा। जैसे आप कहीं से चलना शुरू करते हैं तो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट, घर आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, आप स्कूल तक जा रहे हैं, उसी तरीके से पूरे का क्या होना, ट्रांसक्रिप्शन होना, तो स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है। और ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इस तरीके से एक क्या होता है, एंजाइम होता है, कैटालिटिक एंजाइम, जो एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जैसे आप क्या खाना पकाने के लिए गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो गैस क्या है, आपकी खाने को जल्दी पका देता है। आप उसकी जो क्या करते हैं, मीडियम स्लो, ठीक है, तो हाई कर दिया आपने तो जल्दी पक जाएगा। उसी तरीके से ये क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से आके बाइंड हो जाएगा और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, विच यहाँ पे पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कई सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएंगे, वो मिलके विच क्या करते हैं, जो प्रोटीन के रेगुलेशन को इनिशिएशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ से ये रीजन है, यहाँ प्रमोटर रीजन पे ये सारी चीज़ें आएंगी, पॉलीमरेज आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा, तब क्या होगा, स्टार्ट होगा। जैसे खाना बनाने के तेल मसाला सब कुछ चाहिए, उसी तरीके से इसको भी स्टार्ट करने के लिए सारी चीज़ें चाहिए। मैं एनालॉजी इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, बर्डन ना लगे, ठीक है। फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होती है एक, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से डीएनए, और ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं। स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का मतलब एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन का क्या होगा, एक स्पेसिफिक साइट होगा जहां पे आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है, जीन को आरएनए में कन्वर्ट करने का काम अपना शुरू करता है। एक्सॉन्स क्या होते हैं, ये होते हैं कोडिंग रीजन्स, याद रखिएगा ये सब वर्ड्स। कोडिंग रीजन होते हैं जीन की, जो क्या करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं जीन को आरएनए में, ठीक है, और जो कि अल्टीमेटली क्या होता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये क्या होता है, इन दिस केस प्रोटीन कोडिंग जीन्स। एक्सॉन आर इंटरपोस्ड विथ इंट्रॉन्स इन यूकैरियोटिक जीन्स। तो एक्सॉन क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक जीन में ही पाए जाते हैं, और क्या होते हैं, यूकैरियोटिक जीन में एक्सॉन्स के साथ लगे होते हैं, ठीक है। आपने देखा इस तरीके से इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, तो ये केवल क्या होते हैं, एक्सॉन आपके यूकैरियोटिक जीन में ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक जीन में नहीं पाए जाते हैं। ये बात आप मेंशन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे। एंट्रॉन्स क्या होते हैं, ये नॉन कोडिंग रीजन होता है, मतलब इनमें कोडिंग रीजन नहीं होता। तो एक्सॉन्स कोडिंग रीजन, एंट्रॉन्स नॉन कोडिंग रीजन। यहाँ पे विद इन द जीन दैट आर ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए, जो आरएनए में बनता है, लेकिन ये रिमूव हो जाते हैं ड्यूरिंग आरएनए प्रोसेसिंग। स्प्लाइसिंग आप पढ़ेंगे आगे, जब पढ़ेंगे तो जब स्प्लाइसिंग होती है तो ये क्या होते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं बिफोर द आरएनए मॉलिक्यूल लीव्स द न्यूक्लियस, ठीक है। एंट्रॉन्स डू नॉट इनकोड प्रोटीन सीक्वेंस बट कैन हैव रेगुलेटरी फंक्शन। एंट्रॉन्स जो होते हैं प्रोटीन को कोड करने का काम तो नहीं करते हैं, लेकिन इनके पास रेगुलेटरी फंक्शन पाया जाता है, रेगुलेट करने का फंक्शन पाया जाता है। कोडिंग का काम एक्सॉन करेंगे, ठीक है, लेकिन एंट्रॉन्स क्या करते हैं, ये रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर मैंने आपको दिखाया था पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल पाया जाता है। यहाँ फिर से चलते हैं इस वाले डायग्राम पे, ये देख रहे हैं पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल पाया जाएगा, ठीक है। ये जो पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल होगा, ये देखिए पॉली ए सीक्वेंस, पॉली ए सीक्वेंस के बाद टर्मिनेटर पाया जाएगा यहाँ पे। ये जो पॉली ए सीक्वेंस है, ये क्या काम करता है, क्यों ये पाया जाता है, पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल क्या होता है, यूकैरियोटिक जीन में दिस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिग्नल वेयर द mRNA ट्रांसक्रिप्ट शुड बी क्लीव्ड एंड पॉली ए टेल एडेड ड्यूरिंग आरएनए प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या होता है, जो mRNA का ट्रांसक्रिप्ट होता है वो क्लीव कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, और इसकी जगह पे पॉली ए टेल ऐड कर दिया जाता है। देन आपका आता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब होता है कोई चीज़ टर्मिनेट करना, खत्म करना, ठीक है। तो ये सीक्वेंस का होता है एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का एंड होता है। एंड कॉज आरएनए पॉलीमरेज टू डिटैच फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट, और यहाँ से क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जो आया था, आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सब कुछ उसके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के टाइम पे वो सारी चीज़ें हट जाएंगी और यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके पॉली ए सिग्नल अटैच हुआ, यहाँ स्प्लाइसिंग हुई, उसके बाद ये टर्मिनेटर रीजन है, यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होंगी, अटैच खत्म हो जाएंगी, और जो है आपका डीएनए किस में चेंज हो जाएगा, आरएनए में, ठीक है। तो होपफुली ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है जीन, ठीक है। आपको वैसे जीन नहीं पढ़ना था डीएनए क्या है, नहीं, डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें जो जो रीजन्स पाए जाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है।
इसके बाद क्या पाया जाता है, इनहेंसर्स और साइलेंसर्स पाए जाते हैं। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा ये दो चीज़ें, ये देखिए यहाँ भी इनहेंसर एंड साइलेंसर, यहाँ भी इनहेंसर साइलेंसर। तो ये क्या होता है इनहेंसर एंड साइलेंसर, इसके बारे में हम समझते हैं। इनहेंसर एंड साइलेंसर क्या होते हैं, दीज आर रेगुलेटरी सीक्वेंस। रेगुलेटरी का मतलब जो रेगुलेट करेगा, चाहे कम करने का काम करेगा चाहे ज़्यादा, कुछ भी चीज़ें कम करने या ज़्यादा करने का काम करेगा। दैट कैन बी लोकेटेड नियर और फॉर फ्रॉम द जीन दे रेगुलेट। ये उस जीन के पास में या दूर में होंगे जिसको इनको रेगुलेट करना है। या तो पास होंगे, नियर का मतलब पास, फॉर का मतलब दूर। यहाँ सारी चीज़ें आपको हिंदी में मिल जाएंगी। दे बाइंड स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन। ये एक स्पेसिफिक फैक्टर जिसकी जरूरत होगी। मान लीजिए अभी आप पढ़ेंगे पॉलीमेरेज के बारे में, तो पॉलीमेरेज 1, पॉलीमेरेज 2, RNA पॉल 1, RNA पॉल 2 पढ़ेंगे, तो जिसकी जब जरूरत पड़ेगी उसको बाइंड कर देंगे, ठीक है, और उसके काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो हम एक बात यहाँ समझना चाहेंगे कि हमको ये समझना, फाइन स्ट्रक्चर को समझना क्यों जरूरी है, ताकि जो है अंडरस्टैंडिंग द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन इज क्रूशियल फॉर डेसिफरिंग हाउ जेनेटिक मॉर्फोमेशन इज स्टोर्ड, रेगुलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड। हमें इसको समझना क्यों जरूरी है, ताकि हम ये जान पाएं कैसे हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। मतलब आप समझ रहे हैं, हम बॉडी के अंदर घुस के तो देख नहीं पा रहे, बस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक क्या होता है, कैसे होता है, इसको जानने के लिए हमें जीन के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है कि कैसे इन्फॉर्मेशन स्टोर हुआ, ठीक है, फिर कैसे वो DNA से mRNA में, mRNA से प्रोटीन में, प्रोटीन कैसे कन्वर्जन हो रहा है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे वो एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फिर अलाउ करेगा आपको कि कैसे हमारे जीन में म्यूटेशन हो गया। जैसे बहुत सारे डिजीज म्यूटेशन की वजह से जीन में हो जाते हैं, हम उसको समझ पाएंगे। और ये समझ पाएंगे कि कैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं हमारे फिनोटाइपिक आउटकम्स, आप देखते हैं अपने आसपास में, आप कभी भी आपने ये सोचा है कि क्यों कोई काला है, क्यों कोई गोरा है, ये सारी चीज़ें आपकी जीन डिसाइड करती हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो होपफुली इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो एक और स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अब थोड़ा सा आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात करें तो ये आपका प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में आप सबको पता है कि न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस बहुत ऐसे छोटा सा पाया जाएगा। तो इनका सारा काम इनके साइटोप्लाज्म में होता है, आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और इसका क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं DNA था, ये DNA किस में कन्वर्ट हुआ, mRNA में, और ये RNA किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन में। यही प्रोसेस यहाँ दिखाई गई है। और यहाँ पे क्या होता है, यही काम कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। DNA, mRNA किस में चेंज हुआ, मैच्योर mRNA में, और ये मैच्योर mRNA प्रोटीन में चेंज होकर तब साइटोप्लाज्म में आएगा। ठीक है, और इनका सारा काम साइटोप्लाज्म में ही होता है। ये सारी डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए, तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जो प्रोकैरियोटिक जीन है उसका DNA से RNA बनना, RNA से प्रोटीन बनना, सारा चीज साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये तो मैंने आपको BSc फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये आपका सेल है, सेल में ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जितनी भी चीजें उसको हम क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट का सारा काम इनके साइटोप्लाज्म में हो रहा, मतलब DNA से RNA बना, RNA से प्रोटीन बना, सब कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट का ये क्या हो रहा है, इनका DNA से RNA ये तो न्यूक्लियस में बन रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस में, आप चाहें तो इस डिफरेंस को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। लेकिन प्रोटीन की सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का बनना कहाँ पे हो रहा है, ये इनका साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। इसको भी आपको यूनिट सेकेंड में पढ़ना है, ट्रांसलेशन आप यूनिट सेकेंड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस इनका क्या होगा, साइटोप्लाज्म में होगा पूरा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं डेवलप होता है, प्रोकैरियोटिक है। और यूकैरियोट में दो प्रोसेस तो इनके न्यूक्लियस में हो रहा है, लेकिन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये एक स्ट्रक्चर आप समझ यहाँ पे देख के और अच्छे समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक्सॉन रीजन, इंट्रॉन रीजन, एक्सॉन रीजन पाया जाता है। यहाँ पे आपका प्रमोटर रीजन पाया जाएगा, यहाँ पॉली ए रीजन पाया जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन पाया जाएगा। इसी तरीके से स्ट्रक्चर DNA में पाया जाता है। इसको आप देख के अच्छे से समझ पाएंगे, रादर देन कि जब इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आप देखते हैं। RNA पॉलीमरेज हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो होपफुली सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमारे जीन का जो फाइन स्ट्रक्चर होता है वो पाया जाता है, उसमें कैसे आपके प्रमोटर, एक बार और आप देख लीजिए, प्रमोटर रीजन पाया जाता है, एक्सॉन इंट्रॉन पाए जाते हैं। एक्सॉन आपका क्या होता है, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, पॉलीएडेनाइलेशन सिग्नल पाया जाएगा। पॉलीएडेनाइलेशन सिग्नल की अगर बात करें तो वहाँ पे उसके बाद टर्मिनेटर रीजन पाया जाएगा। टर्मिनेट कैसे होंगी चीज़ें, ये सारी चीज़ें।
इन्हेंसर और साइलेंसर पाए जाते हैं। सारे का मैंने फंक्शन भी आपको बताया कि क्या काम होता है, कैसे काम होता है, प्रोकैरियोट में कैसा होता है, यूकैरियोट में कैसा होता है। तो होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर ये आपको समझ में आया ना तो आगे की चीज़ें, ये सारे वर्ड्स जो है ना, एक्सॉन, इंट्रॉन, प्रोमोटर, पॉलीएडिनाइलेशन रीजन, स्प्लाइसिंग, बार बार आएंगे। तो अगर आपकी नींव नहीं मजबूत होगी तो घर क्या होता है, अच्छा नहीं बनता है। थोड़ा सा भी भूकंप आया तो गिर गया। तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपसे थोड़ा सा भी हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, घुमा के पूछ लिया, कि जैसे अगर मान लीजिए आपसे ऑप्शन में पूछ लिया कि इन प्रोकैरियोटिक डीएनए ऑल 3 प्रोसेसेस, मतलब फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ट्रू और फॉल्स। तो आपको अगर पता रहेगा तो आप बहुत अच्छे से बता देंगे। और यही थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ दिया कि यूकैरियोट में सारी चीज़ें सेम होती है, तो आप यस लगा के आ जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यूकैरियोट में जो आपका राइबोसोम प्रोटीन है वो बाहर बनता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में बनता है। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे को भी, जो वर्ड्स थोड़े हार्ड लगते हैं उनकी हिंदी आप पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में, थोड़ा सा उसका रिकैप ले लेते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ जीन पाई जाती है, ठीक है। उसमें किस तरीके से अलग अलग रीजन पाए जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने यूकैरियोटिक जीन, प्रोकैरियोटिक जीन में डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपके एक्सॉन्स नहीं पाए जाते हैं और ये कोडिंग रीजन्स होते हैं। इस तरीके से आपका क्या होता है, प्रमोटर रीजन एक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से आपके एक्सॉन, इंट्रॉन पाए जाते हैं, पॉली ए टेल पाया जाता है, टर्मिनेटर पाए जाते हैं और डिस्टल एलिमेंट, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि जब आपका डीएनए आरएनए में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और उसमें कई सारे, जिसमें हमने पहला चीज पढ़ा कि जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, एक तरीके का आप कह सकते हैं एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम है। एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी जो मान लीजिए रिएक्शन आप ले लीजिए, जैसे आप रिएक्शन कोई करा रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इनका काम होता है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेंगे, इनका हम किन बारे में पढ़ेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं, ये डीएनए से आरएनए जो बनता है, ठीक है, उसके बाद उस आरएनए से फिर ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। उसमें एज अ फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल्स ये काम करते हैं, इनका सेंट्रल रोल होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन सेल। सेल में ये एंजाइम की तरह काम करते हैं, जो कि सिंथेसिस में हेल्प करते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स का यूज करके डीएनए टेम्पलेट का। अब आप समझेंगे, ये मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है। ये आपका एक नीचे वाला क्या है, ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड रहेगा। अब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है डीएनए का ना, उसमें क्या होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन पाया जाता है और एडेनिन गुआनिन पाए जाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर की शुरुआत ऐसी होती है कि इसका ये 5 प्राइम वाला एक एंड खाली होता है और यहाँ नीचे 3 प्राइम एंड खाली होता है। हमेशा ये इसी सीरीज में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसी सीरीज में पाया जाएगा और ये अपना काम करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन काम करने के लिए एक टेम्पलेट, ठीक, एक टेम्पलेट का यूज करता है, ठीक है। तभी तो ये डबल स्ट्रक्चर बनेगा। ये एक सिंगल स्ट्रक्चर हो गया, इसके लिए एक टेम्पलेट यूज होता है। तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ही काम करेगा। तो इन दोनों को प्रोसेस कराने के लिए क्या होता है, पॉलीमरेज यूज होता है। ये जो गोल आप देख रहे हैं ना, ये पूरा क्या है, पॉलीमरेज यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि आरएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सिंथेसिस बनाने में, डीएनए से आरएनए बनाने में हेल्प करते हैं डीएनए टेम्पलेट का यूज करके, ठीक है। टेम्पलेट मतलब उसी की तरह एक कॉपी। अगर ये नीचे वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 प्राइम रहेगा, आप लिख लीजिएगा 5 के ऊपर ऐसे बिंदी, इसको बोलते हैं 5 प्राइम, ठीक है। और ये हो गया आपका 3 प्राइम, ठीक है। और ऊपर वाला क्या रहेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और ये यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। आगे बढ़ते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है, आपको पता है कि आपको पूरा प्रोसेस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। आरएनए पॉलीमरेज पहले पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सिंगल टाइप के होते हैं, मतलब केवल एक टाइप का क्या होगा, इनमें पॉलीमरेज पाया जाएगा। अभी वहीं आप प्रोकैरियोट यूकैरियोट में पढ़ेंगे, उनमें 3 तरीके का पाया जाता है, मल्टीपल टाइप के पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि किसमें हेल्प करता है, ट्रांसक्राइबिंग ऑल टाइप ऑफ आरएनए
हर तरीके के आरएनए बनाने में आरएनए 3 तरीके के होते हैं, मैसेंजर, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तीनों तरीके के आरएनए को बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। अब इनका कंपोजिशन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप पढ़ेंगे तो अगर मैं इसको पढ़ के बताऊँ तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे, तो इस तरीके से हम समझते हैं। यहाँ मैं ऐसे एक चार्ट के फॉर्म में बना देती हूँ। ये एक क्या होता है, मान लीजिए ये टाइप है उसका आरएनए का, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक होगा आपका इस तरीके से सिग्मा, ठीक है, सिग्मा, और यहाँ पे क्या होगा अल्फा, ठीक है। इसके साथ ऐसे एक बीटा टाइप का पाया जाएगा, एक बीटा टाइप का और दूसरा बीटा टाइप का। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहे तो चार्ट में लिख सकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, एक कोर एंजाइम से बने होते हैं, ठीक है, जो सारे के लिए एसेंशियल होता है, जैसे कि सिग्मा फैक्टर, एक सिग्मा फैक्टर रहेगा और उसके साथ क्या पाया जाएगा, अल्फा 2 पाया जाएगा, बीटा पाया जाएगा, बीटा डैश पाया जाएगा, बीटा प्राइम पाया जाएगा और ओमेगा पाया जाएगा, ठीक है। अल्फा 2 इसके साथ अल्फा 2 एक तरीके का हो गया, ठीक है, और इसके साथ फिर क्या होगा, बीटा दूसरे तरीके का। मतलब ये एक होलो एंजाइम होगा, जो सिग्मा है इसको हम सिग्मा बोलते हैं, ये होलो एंजाइम होगा और इसके साथ क्या पाया जाते हैं, अल्फा 2 बीटा, अल्फा 2 अलग है, बीटा अलग है और बीटा डैश अलग है और ओमेगा अलग है। इनके नाम भी आप लिख सकते हैं बुलाने के लिए। अल्फा 2, अल्फा आप सभी जानते होंगे, बीटा भी अल्फा बीटा गामा आप सबने पढ़ा होगा, बीटा और बीटा 2, इस तरीके से ये पाए जाते हैं, ठीक है। द सिग्मा फैक्टर इज क्रूशियल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोमोटर सीक्वेंस ऑन डीएनए। सिग्मा फैक्टर क्यों जरूरी होता है, ये जो सिग्मा फैक्टर है ये जरूरी क्यों होता है, आपको मैंने प्रमोटर रीजन पढ़ाया था, इस तरीके से आपने डीएनए पढ़ा था, यहाँ पे प्रमोटर रीजन पाया जा रहा था। यहाँ पे एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, डीएनए का सीक्वेंस होता है, जैसे ATGC आप पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है, ATGC सबके लिए ये बहुत अबव क्लास, जब आप MSc वगैरह करेंगे या और हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि हर डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको वो एनालाइज करता है। उसी तरीके से हर सिग्मा के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, वहीं पे आके बाइंड करेगा, इसीलिए ये जरूरी होता है। फिर इनका क्या होता है, प्रमोटर रिकॉग्निशन साइट होता है। प्रमोटर रिकॉग्निशन साइट का मतलब ये मान लीजिए प्रमोटर है, यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे इस तरीके से, ठीक। ये क्या करते हैं, ये प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो क्या होगा सच एज 10 to 35 रीजन्स होंगे डीएनए टेम्पलेट पर, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर ये आपका एक है, ये हो गया नीचे वाला डीएनए, ये हो गया आपका 3 प्राइम to 5 प्राइम और ये हो गया टेम्पलेट। इस टेम्पलेट पे क्या करेंगे, ये 10 से लेकर 35 रीजन तक के सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करेंगे। वंस बाउंड आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंड द डीएनए अलाउइंग फॉर इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। एक बार ये अपना काम करके जब अलग हो जाएंगे, मान लीजिए आरएनए पॉलीमरेज, ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ये अपना काम करके अलग हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अब क्या होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस, जो कि हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें हार्ड लग रही है, जो कि हार्ड होती हैं, तो प्लीज़ आप एक लेक्चर को एक बार और देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। मैंने सिंपल से सिंपल चीज़ें यूज़ करने की कोशिश की हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो होपफुली आपको प्रोकैरियोट का समझ में आ गया होगा कि अगर प्रोकैरियोट दे दे तो जब आप इनिशिएशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे लगेगा कि आरएनए पॉलीमरेज, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगेगा, सिग्मा के साथ अल्फा, जो अल्फा 2 लगेगा, बीटा लगेगा, बीटा प्राइम लगेगा, ओमेगा लगेगा, ठीक है, और 10 से 35 रीजन का ये सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करेगा। वहीं अगर यूकैरियोट की बात करें तो ये क्या होते हैं, मल्टीपल टाइप के होते हैं, ठीक है। दोनों में ऐसे एक चार्ट बना लीजिए, दोनों में डिफरेंस लिख लीजिए। आरएनए पॉलीमरेज होते हैं डिफरेंट क्लासेस। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, ये आरआरएनए सिंथेसाइज करता है। 3 टाइप के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए। आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए, आप लिख लीजिए। और एसएनआरएनए को एसएनआरएनए होता है, ठीक है, या टीआरएनए होता है। और थर्ड हो गया आपका टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये सिंथेसाइज करता है आरआरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करें तो ये सिंथेसाइज करता है एमआरएनए को और कुछ एसएनआरएनए को, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को हम एसएनआरएनए कहते हैं। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या होता है, ये सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना।
ये बनाता है tRNA को और कुछ rRNA को और कुछ स्मॉल RNAs को, ठीक है। RNAs जैसे 5S rRNA, इसको पढ़ेंगे आप आगे। अभी मैं आगे भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगी, सारी चीजें आपको मैं क्लियर कर दूंगी। S क्यों कहते हैं, राइबोसोम आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपको पता होगा कि S क्यों कहते हैं, ठीक है। सेडरबर्ग यूनिट कहते हैं, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोट की तुलना में। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की अगर बात करें फॉर एग्जांपल, कंसिस्ट ऑफ 12 सब यूनिट्स एंड रिक्वायर्स एडिशनल प्रोटीन्स। 12 सब यूनिट, मतलब इस तरीके से अगर एक मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके की 12 सब यूनिट से मिलकर ये बना होता है। इसके अलावा इसको कुछ एडिशनल प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट की तो उनमें क्या होते हैं, सिग्मा एक होलो एंजाइम है। एंजाइम आपने पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा कि होलो एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो वो एक एपो एंजाइम हो गया मान लीजिए सिग्मा, और उसके साथ क्या हो गया, अल्फा 2 लग गया या बीटा लग गया। इनका प्रमोटर स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ नाम आप याद कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा भिन्नता इनमें पाई जाती है, ठीक है। दे ऑफन कंटेन कोर प्रमोटर एलिमेंट्स, कुछ कोर प्रमोटर एलिमेंट्स इनके होते हैं। इस तरीके से अगर होगा तो यहाँ पे जो प्रमोटर एलिमेंट यहाँ पाया जाएगा वो आपके क्या हो सकते हैं, टाटा बॉक्स हो सकते हैं, इनिशिएटर एलिमेंट, और रेगुलेटरी एलिमेंट्स में आपके इनहेंसर और साइलेंसर। इनहेंसर और साइलेंसर कल के लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में बताया था, उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। और साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स मैं नहीं दूंगी क्योंकि नोट्स आप बनाते नहीं है तब। लोकेटेड होते हैं वेरिएबल डिस्टेंस पे ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट से। मान लीजिए यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे अलग अलग डिस्टेंस पे ये लोकेटेड होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। होपफुली अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि राइबोसोम जो पॉलीमरेज है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज है, वो क्या होता है, प्रोकैरियोट में किस तरीके का होता है, यूकैरियोट में किस तरीके का होता है, ठीक है। फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका फंक्शन क्या है, क्या जरूरत है इसकी, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सिंथेसिस करता है आरएनए का फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। मतलब एक आरएनए, नीचे ये डीएनए पाया जा रहा है, ठीक है, ये 5 to 3 प्राइम है, 5 to 3 प्राइम, और ये ऊपर एक टेम्पलेट का यूज करके ये क्या करता है, सिंथेसिस का काम करता है। यहाँ पे इस तरीके से बीच में पाया जाएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर आप चाहें अपने उसमें बना सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसको 3 प्राइम to 5 प्राइम कर दीजिएगा, आपके टीचर समझ भी जाएंगे। इसको आप आरएनए पॉलीमरेज लिख दीजिएगा, आपके टीचर बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आप क्या बताने की कोशिश उनको कर रहे हैं, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये ऑप्शनल में भी हेल्प करेगा। अगर आपसे पूछ ले टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या होती है तो आप क्या बताएंगे, 3 प्राइम to 5 प्राइम डायरेक्शन डीएनए टेम्पलेट की, और डीएनए की डायरेक्शन क्या होती है तो 5 प्राइम to 3 प्राइम, ठीक है। हमेशा ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता, यूनिवर्सल है कि हमेशा डीएनए का डायरेक्शन 5 से 3 प्राइम होगा और टेम्पलेट उसका उल्टा होगा। अगर 5 से 3 है तो टेम्पलेट का उल्टा मतलब क्या, 53 है तो 35 हो जाएगा। 53 है हमेशा 53 पे ही चलता है, और उल्टा होगा तो 35 हो जाएगा। मतलब 53 है तो 35 हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश आप दोनों समझिए, ठीक। तो ये क्या होते हैं, इट अनवाइंड्स द डीएनए डबल हेलिक्स, रीड्स द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड असेंबल्स आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स इनटू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग रूल्स, ठीक है। इसको आप समझिए क्या कह रहा है, बहुत भारी भरकम वर्ड्स लग रहे होंगे। तो ये क्या करता है, मान लीजिए ये आपका एक हो गया डीएनए और ये टेम्पलेट हो गया, ठीक है, टी, और ये मान लीजिए सॉरी ये स्ट्रैंड हो गया डीएनए का और ये टेम्पलेट हो गया। तो जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके इस तरीके से अटैच होता है, अब ये क्या करता है, अनवाइंडिंग, एक वर्ड आपने ये देखा, अनवाइंडिंग का मतलब होता है अब ये इस तरीके से होगा, ये डीएनए अब ऐसे होगा, अनवाइंड मतलब खुलेगा, ठीक है, इस तरीके से इसकी ओपनिंग होगी। तो पॉलीमरेज क्या करता है, इसकी अनवाइंडिंग करता है, उसके बाद इनकी पेयरिंग करेगा, मतलब ए की टी के साथ, ठीक है। अब यहाँ ए के साथ यू है क्योंकि आरएनए बन रहा है। आप सबको पता है डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, जो डीएनए होता है एडेनिन के साथ थाइमिन की पेयरिंग होती है, लेकिन अगर यही आरएनए हो तो यहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए, छोटे छोटे डिफरेंस, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है और यहीं आप गलत करके आते हैं। और साइटोसिन का गुआनिन के साथ, उसके हिसाब से ये क्या करेगा, साइटोसिन का गुआनिन के साथ ये पेयरिंग करेगा। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्या करता है, डीएनए डबल हेलिक्स, यानी कि डीएनए हमेशा क्या पा जाता है, डबल हेलिक्स में पा जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो इसकी क्या करेगा, अनवाइंडिंग, मतलब इस तरीके से खोल देगा इसको, ठीक है, ऐसे खोल देगा, ऐसे ऐसे खोल देगा, ये खुल गया इस तरीके से टेम्पलेट। और इनमें आरएनए न्यूक्लियोटाइड असेंबल करता है। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, एडेनिन के साथ यूरेसिल, ठीक है, और गुआनिन के साथ साइटोसिन। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड का मतलब यही होता है कि ए के साथ यू, सी के साथ जी,
होपफुली ये बात आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, यही बात यहाँ पे लिखी गई है, यही डायग्राम आपको सेम दिखाया गया है। ये डीएनए है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और ये 3 to 5 इधर से, और इधर से पढ़ेंगे तो 5 to 3 ही है, उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आया। अब ये क्या करा रहा है, ये देखिए अनवाइंडिंग यही करा रहा है। ये इसको क्या कर दिया, खोल दिया। ठीक है, इस तरीके से खुल गया। ठीक है, खुलने के बाद क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे एक दूसरे से अटैचमेंट हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं अटैचमेंट हो रहा है, डीएनए आरएनए यहाँ से जा रहा है तो ए के साथ यू की बाइंडिंग होगी और जी के साथ सी की। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाया भी है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये आपका प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन पे यहाँ पे आपके आ गए। ठीक है, प्रमोटर रीजन पे यहाँ पे आके अटैच हुआ इस तरीके से। ये आरएनए पॉलीमरेज है आपका, ये आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराया और इसकी बाइंडिंग ऐसे करा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे टी है तो इसका उल्टा यहाँ पे ए क्या होगा, ए टी। मान लीजिए ये किसका है, यूकैरियोट का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए के साथ टी है तो ए टी हो रहा है। ठीक, यहाँ पे अभी आरएनए जो है टेम्पलेट स्टैंड नहीं अटैच हुआ है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रमोटर रिकॉग्निशन क्या होता है, प्रमोटर को रिकॉग्निशन आरएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक साइट से आके बाइंड करते हैं। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस को, जिसको कहते हैं प्रमोटर टू इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पे प्रमोटर रीजन रहता है तो यहीं पे आके ये बाइंड करेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं कंसेंसस सीक्वेंस दैट हेल्प रिक्रूट आरएनए पॉलीमरेज एंड अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इनके पास एक सीक्वेंस होता है जिससे इनको पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को अटैच करना है, मतलब कोई चीज सीरीज में लगानी है तो क्या हो, आपको पता होना चाहिए था कि फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद आप सीरीज से लगाते चले जाएंगे। तो प्रमोटर रीजन क्या होता है, वो एक रीजन है कि जहां पता चल जाएगा कि यहीं पे आके बाइंड करना है, फिर बाकी चीजें आके ट्रांसक्रिप्शन के जितने फैक्टर रहेंगे अभी आप आगे पढ़ेंगे वो आके यहाँ से बाइंड हो जाएंगे। टर्मिनेशन होता है, उसके बाद सारी चीजें जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब ये बन गया, पूरा बन गया, इसके बाद क्या होगा, इसको खत्म भी तो होना, हमेशा ये प्रोसेस तो चलता नहीं रहेगा। एक डीएनए से आरएनए बन गया, प्रोसेस खत्म, उसको कहते हैं टर्मिनेशन, मतलब टर्मिनेट करना, रोक देना। ठीक है, टर्मिनेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म होते हैं टर्मिनेशन की। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो टर्मिनेशन क्या होता है, इनमें हेयर पिन लूप बन जाता है। जब टर्मिनेशन होना होगा तो मान लीजिए इस तरीके से, हेयर पिन लूप का मतलब समझ लीजिए एक प्रकार का प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ये है। ठीक है, ये चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से ये चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से लूप बन जाएगा। ठीक है, ऐसे लूप बन जाएगा और ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, टर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे टर्मिनेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस लगते हैं, इसके लिए प्रोटीन लगते हैं। तो इतना आपको यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, आपकी जितने काम की चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। होपफुली आरएनए पॉलीमरेज आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। और इसके पहले, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ी क्योंकि ये उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है और अच्छे से रेगुलेट करता है। ठीक है, इनहेंस भी करता है, साइलेंट भी करता है, जैसे जरूरत पड़ेगी कि बढ़ा देगा, घटा देगा। मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप पंखा चलाते हैं तो पंखे में क्या लगा रहता है, एक बटन गोल सी लगी रहती है, उसको आप ऐसे बढ़ा देते हैं, उसकी स्पीड को, उसको कम कर देते हैं। वही काम यहाँ पॉलीमरेज कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसकी एक्टिविटी को घटाने के लिए, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए एज अ रेगुलेटर एक एंजाइम एज अ कैटालिस्ट काम करता है। तो होपफुल्ली आरएनए पॉलीमरेज में किसी रिएक्शन में यूज होंगे। इनमें डीएनए का क्या होता है, ये सब आप नोट करते चलिए, हमेशा यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। डीएनए का एक सिंगल, जैसे 2 लेयर पाई जाती है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड, सिंगल यूज होता है और दूसरे वाले को ये टेम्पलेट की तरह, टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे कोडिंग हो रही है, दूसरे को टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह यूज कर लेता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 रीजन पाए जा रहे हैं, 3 रीजन। एक हो गया आपका प्रमोटर रीजन, ठीक है, एक हो गया आपका प्रमोटर रीजन और दूसरा हो गया यहाँ लास्ट में टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, और इनके बीच में क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं। ठीक है, प्रमोटर रीजन क्या काम है, स्ट्रक्चरल जीन का क्या काम है, टर्मिनेटर जीन का क्या काम है, इसको आप समझेंगे। इसके आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जाकर आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ क्या बात हो रही है, क्योंकि सारी बातें आगे के लेक्चर से कनेक्टेड हैं।
और अगर आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल या टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आपकी सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व किए जाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। चलिए समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन, किसी एक स्पेसिफिक जीन का। मान लीजिए इस जीन का क्या होना है, क्रोमोसोम है ये आपका, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है, इसमें जीन पाया जा रहा है, इस जीन में ही डीएनए पाया जाएगा, इसका ट्रांसलेशन होना है। तो उस स्पेसिफिक जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन होना है उसको क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रेगुलेट करते हैं, उसके लिए जो जरूरी चीज़ें उसको बताते हैं। ये क्या होते हैं, जीन्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स बाय बाइंडिंग डीएनए सीक्वेंस नियर दोज जीन्स, ठीक है। ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इनिशिएट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के लिए और आगे के प्रोसेस चलते रहे उसके लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब उसमें मैंने 3 रीजन आपको दिखाया है, प्रमोटर रिकॉग्निशन, प्रमोटर रीजन आप कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कह सकते हैं और टर्मिनेटर जीन। अब प्रमोटर रीजन क्या करता है, ठीक है। प्रमोटर रीजन की अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर रीजन क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जो होते हैं, इनको इस क्या कहा जाता है, इन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को प्रमोटर कहा जाता है। एक मान लीजिए इस तरीके से AATC इस तरीके से, ठीक है। इनका स्पेसिफिक क्या होगा, स्ट्रक्चर पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ये TA इस तरीके से, अगर ये प्रोकैरियोट है तो इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस ये रहेगा, और अगर ये यूकैरियोट है तो इसका TATA टाटा बॉक्स कह सकते हैं आप, आपने नाम सुना होगा इसका, मैंने अभी आगे बता रखा है, इसका सीक्वेंस ये होगा। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही काम करते हैं प्रमोटर रीजन, ठीक है। ये बिगिनिंग प्रोसेस पे, यानी कि ये आप इसको अपस्ट्रीम डायरेक्शन कह सकते हैं और इधर वाले डायरेक्शन को डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन कहते हैं, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अपस्ट्रीम डायरेक्शन पे क्या होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं, ठीक है। प्रमोटर्स क्या करते हैं, ये बाइंडिंग साइट मतलब बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं आरएनए पॉलीमरेज के लिए। अब मैंने आपको आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर बताया था कि इस तरीके से होते हैं और बीच में आरएनए पॉलीमरेज प्रीवियस लेक्चर में। तो ये इसके लिए क्या करेंगे, प्रमोटर रीजन बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे आके इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर सके और सिंथेसिस में हेल्प करते हैं डीएनए से आरएनए बनने में, ठीक है, डीएनए से। तो आपको प्रमोटर रीजन का रिकॉग्निशन साइट का मतलब समझ में आ गया। एक्टिवेशन और रिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं ये आपकी प्रोसेस को एक्टिवेट भी करते हैं और रिप्रेस भी करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ इस पूरे को मैं अपने वर्ड्स में समझा रही हूँ, अभी मैं पढ़ भी दूंगी। अगर मान लीजिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाऊँ यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा ना हो कि ये आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ बाइंड ना करने दे, तो क्या होगा, आपका प्रोसेस आगे फॉलो ही नहीं होगा, ठीक है। इसको बाइंड ही ना करने दे तो ये आगे नहीं जाएगा। और अगर ये अच्छे दोनों में कोऑर्डिनेशन है और इसको बाइंड करने दे रहा है तभी ये आगे प्रोसेस होगा। इसीलिए प्रमोटर रीजन जरूरी है। जैसे आपको खाना बताने के लिए पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें लगेंगी, तभी ना आप बना पाएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो वो क्या पता कुछ और बन जाए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी होता है। प्रमोटर रीजन क्या होता है, एक साइट बताता है कि आपको यहाँ पॉलीमरेज लगेगा और यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक। तो यही काम करता है। यहाँ पे यही लिखा गया है कि ये उसको एक्टिवेट भी कर सकता है, मतलब आगे भी बढ़ा सकता है, और रिप्रेस यानी कि दबा देगा कि नहीं आगे नहीं होगा। मान लीजिए कोई गलत सीक्वेंस, अब जीन है, जीन में कोई डिफेक्ट आ गया, म्यूटेशन आ गया, तो आपके आगे जनरेशन तक, तो कभी कभी देखते हैं जेनेटिक डिजीज जिनको हीमोफीलिया वगैरह होता है, हर जनरेशन में पास होता है, क्योंकि उस जीन को आप नहीं रेगुलेट कर सकते। बाकी डिजीज आप ठीक कर सकते हैं। इसी वजह से जो ये प्रोसेस है जहाँ डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना है, वो प्रोसेसेस इतने ज़्यादा ध्यान से होने चाहिए, इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से होने चाहिए, क्योंकि अगर उनमें गड़बड़ी आ गई तो उन्हें आप ठीक नहीं कर सकते हैं, बहुत रेयर है उनको ठीक करना। तो ये एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, इनहेंस कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने देंगे, आगे के प्रोसेस को होने देंगे। लेकिन जो रिप्रेसर्स होते हैं वो इनहिबिट कर देते हैं, इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं, आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड ही नहीं करने देंगे। तो वो क्या होगा कि आगे का स्ट्रक्चर होगा ही नहीं, ठीक। तो आपको इतना स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं, टिपिकली क्या होता है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, ठीक है। डीएनए बाइंडिंग मतलब डीएनए बाइंडिंग डोमेन का मतलब ये आपका डीएनए है, इसमें बाइंड करने वाले डोमेन्स होते हैं, ठीक है। एज वेल एज ये क्या करते हैं, दैट इंटरैक्ट विथ आरएनए पॉलीमरेज और को एक्टिवेटर प्रोटीन्स। यहाँ पे आपके क्या होंगे, आके आरएनए पॉलीमरेज और इसके साथ लगने वाले मान लीजिए कुछ और को एक्टिवेटर प्रोटीन्स हैं, कोई भी प्रोटीन है, ठीक है। तो इस तरीके से आके इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या बात यहाँ पे चल रही है। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। रेगुलेटरी होते हैं और इनका कंट्रोल होता है।
ये आप देख सकते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर, इसको मैंने दिखाया, ये स्ट्रक्चर और एक है। इस तरीके से क्या होता है, स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरीके का होता है। मान लीजिए ये एक्टिवेटर है, ठीक है, यहाँ पे बाइंडिंग साइट है, ठीक है, बाइंडिंग साइट है फॉर दिस एक्टिवेटर। अब इस बाइंडिंग साइट से क्या करेगा, ये आके बाइंड करेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब एक्टिवेटर, इसकी बाइंडिंग साइट यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं यही बाइंडिंग साइट है। एंजाइम जो आपने पढ़ा होगा तो एंजाइम में देखा होगा। अब यही आके यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिवेटर हेल्प्स जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड आरएनए पॉलीमरेज टू असेंबल करने में, अटैच करने में हेल्प करता है। अटैच हो जाएगा तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा टारगेट जीन का, जिस जीन का करना है, ठीक। ये आप मतलब मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बस आप जान लीजिए कि किस तरीके से होता है। ये प्रमोटर रीजन है, इससे आके इस तरीके से कई सारे फैक्टर, प्रोटीन की जरूरत है, देख रहे हैं आप, नाम से पढ़िए, TFIIB, TBP, RNA पॉलीमरेज, ये सारी चीजें आके अटैच होती हैं, ठीक है। बी में क्या होगा, ये सारी चीजें अटैच होंगी इस तरीके से और टारगेट क्रोमेटिन मॉडिफायर्स आएंगे, इनका स्ट्रक्चर मॉडिफाई होगा क्रोमेटिन का, फिर ये आगे प्रोसेस होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर लगेंगे, स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर, जहां जरूरत होगी उसको रोक दिया जाएगा, जहां जरूरत होगी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं किसी भी जो टारगेट जीन है, यहाँ पे टारगेट जीन है, इसको क्या करने के लिए, इसका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। तो होपफुली ये भी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन की फैक्टर्स क्या क्या हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। प्रोमोटर रीजन, फिर आपके स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं जहाँ पे प्रोमोटर एनहेंसर पाए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, ठीक है। टर्मिनेशन क्या होता है, टर्मिनेशन का मतलब होता है कोई चीज खत्म होना, यानी कि अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पूरा हो गया है, अब इसको खत्म होना है, तो वहां पे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे मैं बात करूं, एक चीज और आपने देखा होगा, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी क्या होती है, मतलब आपको कोई चीज बनानी है, सिलाई करनी है, तो उसके लिए आपको सिलाई मशीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, नीडल की जरूरत पड़ेगी, धागे की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए कुछ मशीनरीज की जरूरत पड़ती है। वो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरीज क्या होती हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जिसमें से आप मोस्टली चीजें जानते हैं, उसको बताने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी की अगर मैं बात करूं तो ये कलेक्शन ऑफ प्रोटीन और एंजाइम होते हैं, मतलब कई सारे प्रोटीन और एंजाइम का कलेक्शन होते हैं। अभी आपने देखा इतने सारे प्रोटीन लग रहे हैं, कितने सारे एंजाइम्स लग रहे हैं, उसी का क्या होता है, कलेक्शन होता है, जो कि हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए के बनने में। द मेन प्लेयर मशीनरी क्या होता है, इसमें आरएनए पॉलीमरेज होता है। और आरएनए पॉलीमरेज तो मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ाया है कि उसको बताने की जरूरत भी नहीं है। यूकैरियोट में कैसा होता है, प्रोकैरियोट में कैसा होता है, सब कुछ मैंने बताया, ठीक है। तो अब पहला हो गया आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, एंजाइम सिंथेसिस करता है आरएनए से डीएनए के बनने में, ठीक है। यूकैरियोट में आरएनए पॉल सेकेंड रिस्पॉन्सिबल होता है। और मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो मैंने आपको बताया था सिग्मा फैक्टर होता है, और सिग्मा के साथ अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, गामा, ठीक है। तो आपको याद आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये क्या करते हैं, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, किसका, डीएनए का मैसेंजर आरएनए में, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कुछ इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या होते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं, असेंबली करते हैं प्रोटीन के आरएनए पॉलीमरेज के साथ प्रमोटर रीजन पे। यहाँ पे प्रमोटर रीजन है, या ये प्रमोटर रीजन है, मान लीजिए इसको ले लेती हूँ, प्रमोटर रीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, आरएनए पॉलीमरेज आया, ये आरएनए पॉलीमरेज आया। अब इसके साथ कुछ और फैक्टर्स आएंगे, मैं और कलर चेंज कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ और फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो एंजाइम, प्रोटीन सब कुछ लग गया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इनिशिएशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ID, ये किस में होता है, ये आपके प्रोकैरियोट में होता है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये सारी चीजें अटैच हो रही हैं। ये सारी मशीनरी है जो यूज हो रही हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के होने में, ठीक है। आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, वरना आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो कुछ मेडिएटर कॉम्प्लेक्स होते हैं, मध्यस्थ परिसर, मतलब हिंदी तो इतनी भयानक है तो मैं आपको बार बार कहूंगी आप इंग्लिश में ही पढ़ना प्रेफर करिए, ठीक है। ये क्या होता है, लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो ब्रिज की तरह काम करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में, जो इनहेंसर सीक्वेंस होते हैं उनके लिए। ये प्रमोटर रीजन पे क्या करते हैं, मेडिएटर कॉम्प्लेक्स कई सारे आके बाइंड होते हैं, जो आपका मैंने बताया, अभी बना के दिखाया, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंटीग्रेट रेगुलेटरी सिग्नल्स एंड फैसिलिटेट द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जो रेगुलेटरी सिग्नल है कि अब स्टार्ट हो जाना चाहिए, सारी चीजें आके अटैच हो गई हैं, अब स्टार्ट होना है, तो ये बताता है, जैसे मतलब दाल चावल सब कुछ आपके में पड़ गया है, अब कुकर चढ़ा दीजिए, खिचड़ी पकने वाली है,
ये वाला प्रोसेस, ठीक है। इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर क्या होते हैं ये भी आप जानते हैं, कई सारे इलॉन्गेशन फैक्टर्स लगते हैं। जब भी मैं आपको इलॉन्गेशन पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे बताऊंगी कि किस तरीके से इलॉन्गेशन होता है और किस तरीके से टर्मिनेशन होता है, उसमें कई सारी चीज़ें लगती हैं। वो क्या है, वो जब आप पढ़ेंगे इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन तब पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक छोटू सा टॉपिक और है, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, मतलब शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़ें बननी चाहिए, मतलब आपका ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। मतलब ये आपका ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है, ठीक है। इसको इनिशिएट होने के लिए यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, ये आपका प्रोमोटर रीजन था, आरएनए पॉलीमरेज लग गया, ठीक है। उसके बाद से आपके, चलिए कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, इनहेंसर लग गए, ठीक है, प्रोटीन्स लग गए, कई सारे, सब कुछ लग गया। इसके बाद क्या होता है, इनिशिएशन होता है, मतलब शुरुआत, जिसको कहते हैं शुरुआत, ठीक है। हिंदी में इसको देखिए दीक्षा दे रखा है, लेकिन इसका मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरुआत। तो फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल कॉम्प्लेक्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज क्रूशियल स्टेप, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज असेंबल्स एट प्रोमोटर रीजन, वही बात मैंने बताई कि प्रोमोटर रीजन पे आके ये इकट्ठा होंगे, ठीक है, और इनिशिएट करेंगे आरएनए की सिंथेसिस को। हियर इज अ डिटेल एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है, एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया यूकैरियोटिक के प्रोमोटर रीजन का, कि यूकैरियोटिक में मैंने आपको बताया टाटा बॉक्स होता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे आके प्रोमोटर रीजन पे सारी चीजें ये देख रहे हैं आप, प्रोमोटर रीजन था, अब इसको यहाँ पे हल्का कर दिया, यहाँ पे सारी चीजें आके बाइंड हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सारे आके बाइंड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे थर्ड क्या हो रहा है, थर्ड में आपका आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड कर रहे हैं, और ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि यहाँ क्या कह रहा है। तो आप चाहे सिंपल में डायग्राम बना भी सकते हैं, क्योंकि आपको डायग्राम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। यही डायग्राम मैंने यहाँ भी रखा है कि आप डिटेल में देख लें इसको, सारी बातें, ठीक है। प्रोमोटर रिकॉग्निशन ये कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में, ठीक है। प्रोमोटर रिकॉग्निशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के द्वारा कैसा होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, प्रोटीन बाउंड करते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से, जिसको कि प्रोमोटर कहते हैं, वहां पे आके बाइंड करेंगे, जो कि अपस्ट्रीम रीजन पे पाया जाता है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपस्ट्रीम रीजन पे पाया जाएगा। कोडिंग सीक्वेंस होता है, जो कि कई सारे मोटिव जैसे टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स, ये किसका है, ये यूकैरियोट का है, ठीक है। यूकैरियोट में क्या होता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, टीबीपी। टीबीपी आपने अभी देखा कि ये टीबीपी था, इसी से आके टाटा बॉक्स बाइंड कर रहा था, ठीक है। और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होती है, असेंबली होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए सीक्वेंस से आके बाइंड करेंगे प्रोमोटर रीजन पे। अब ये बाइंडिंग क्या करती है, हेल्प करती है स्टेबलाइजिंग द डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में, कि इधर उधर मूव ना करे, स्टेबलाइज रहे, और उसके पास और अदर कंपोनेंट ये डीएनए स्ट्रक्चर में और अदर कंपोनेंट आके बाइंड हो जाएं उस मशीनरी से, ठीक है। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, जैसे टीएफ सेकंड ए, टीएफ सेकंड बी, टीएफ सेकंड डी, ये सभी चीजें आके प्रोमोटर रीजन पे बाइंड होती हैं। ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। ये किसका है, आपके यूकैरियोट की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये टीएफ सेकंड डी, ये सब क्या होते हैं, आके बाइंड करेंगे और इनिशिएशन शुरू करते हैं। और इनको अगर एक वर्ड में कहा जाए तो इन सबको एक साथ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, मतलब शुरू होने से पहले, शुरुआत के पहले वाले कॉम्प्लेक्स को प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगा आरएनए पॉलीमरेज का। अब आरएनए पॉलीमरेज आएगा, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, टाटा फैक्टर के ऊपर, प्रोमोटर रीजन के ऊपर क्या हो गया, इस तरीके से आपका था, यहाँ पे प्रोमोटर रीजन पे टाटा फैक्टर आके बाइंड कर गया और सारी चीजें। अब क्या होगा, यहाँ पे कलर में अगर चेंज करके दिखाऊं, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से आके बाइंड होगा, ठीक है, जो मैं बार बार आपको स्ट्रक्चर में दिखा चुकी हूँ। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, और यहाँ पे दोनों में अलग अलग होगा। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड आके बाइंड होगा, और यूकैरियोट में क्या होगा, यूकैरियोट में आके प्रोकैरियोट में क्या होगा, सिग्मा फैक्टर आके बाइंड होगा, उसके साथ अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश और गामा आएंगे, और यहाँ यूकैरियोट में आरएनए सेकेंड आएगा। मैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट आपको साथ में बताते चल रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ओपन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। एज पर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मेच्योर हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड अनवाइंड हो जाएगा डीएनए डबल हेलिक्स के पास, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आके आपका इस तरीके से रहता है और यहाँ आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से बाइंड होगा, अब ये स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरीके से खुलेगा, ठीक है, ऐसे खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे अनवाइंड होगा, अनवाइंड का मतलब होता है खुलना। अनवाइंडिंग जो होती है आरएनए पॉलीमरेज की, मतलब आरएनए पॉलीमरेज जब हट जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, इसी को क्या कहते हैं, आरएनए सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है।
इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? विथ फॉर्मेशन ऑफ ओपन कॉम्प्लेक्स आरएनए सिंथेसिस बिगिन, आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज द आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बाय एडिंग कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आके बाइंड करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड से, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, मेन स्ट्रैंड क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रोसेस मार्क्स द इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है, विच विल कंटिन्यू थ्रू इलॉन्गेशन। उसके बाद इलॉन्गेट होगा, टर्मिनेट होगा डीएनए सीक्वेंस और खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से एक और देख सकते हैं आप, प्रमोटर रीजन है टाटा बॉक्स, वहाँ पे आके TFI TBP बाइंड करेगा, ये सारी चीज़ें आके बाइंड करेंगी। फिर क्या होगा आके, उसके बाद पॉलीमरेज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा बता दूं इस तरीके से। फिर क्या होगा, इस तरीके से ये खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ये स्टार्ट होगा, फिर ये यहाँ से यहाँ ऐसे धीरे धीरे मूव करेगा, मतलब अब इलॉन्गेशन होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और उसके बाद लास्ट में जाके क्या होगा, खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यही प्रोसेस आप पढ़ेंगे। अगर ये लेक्चर जितने देख लिया है, अब एक लेक्चर और बचा है आपका इस सीरीज में, उसके बाद आपका ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो होपफुली सारे लोगों को बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें कुछ नहीं आपको करना है, बस केवल और केवल चीज़ों को समझना है। आप इन सब फैक्टर्स को याद भी ना करें, एक दो फैक्टर ही आपको याद रखें। जैसे ये यूकैरियोट का है, प्रोकैरियोट में ये सारी चीज़ें इतनी लगती भी नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट मैंने आपको बता रखा है, प्रोकैरियोट किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और यूकैरियोट में न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस की वजह से उसमें आप पढ़ेंगे एक प्रोसेस और होगी, प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं। इसमें आप स्प्लाइसिंग, कैपिंग और पॉली प्रोकैरियोट के बारे में कि प्रोकैरियोट में किस तरीके से होता है, ठीक है। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो प्रोकैरियोट की मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट का इनिशिएशन आप सबको पता है कि एक डायग्राम देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर। ये आपका एक क्या होता है, आपका डीएनए डबल हेलिक्स, जिसमें एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला किसकी तरह काम करता है, स्ट्रैंड की, दूसरा टेम्पलेट की तरह। इसमें एक प्रमोटर रीजन होता है जहाँ पे सारे फैक्टर्स मैंने TF, यहाँ पे क्या होता है, टाटा बॉक्स पाया जाता है यूकैरियोट में, और TA करके पाया जाता है आपके यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में। ये प्रोकैरियोट का है। यहाँ पे सारे फैक्टर पहले आके बाइंड करते हैं। क्या क्या फैक्टर हैं, ये सब कुछ मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। देन क्या होता है, इनिशिएशन स्टार्ट होता है। इनिशिएशन मतलब शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, इसका इलॉन्गेशन होता है। इलॉन्गेशन का मतलब अब ये प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ेगा। अब आप देख रहे हैं पहले यहाँ mRNA था, नहीं था, अब यहाँ पे धीरे धीरे आप देख रहे हैं mRNA बनने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टॉप रीजन होता है जिसको टर्मिनेशन कहते हैं। ये धीरे 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 mRNA बना देगा और यहाँ तक जब पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 तरीके का टर्मिनेशन होता है प्रोकैरियोट में, क्या क्या होता है ये आप आगे पढ़ेंगे। तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि mRNA बन गया, mRNA बन के फिर कहाँ चला जाएगा, आपके प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। mRNA के बाद प्रोटीन ही तो बनता है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए चला जाएगा। अभी आप उसको ट्रांसलेशन के प्रोसेस में पढ़ेंगे और राइबोसोम अलग हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और बना सकते हैं ये डायग्राम। तो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन क्या होता है, प्रोकैरियोट बिगिन विथ बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा, जो कि प्रोकैरियोट में किससे बना होता है, सब यूनिट अल्फा टू बीटा, बीटा डैश और ओमेगा से। और इसका कोर रीजन पाया जाता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा, और इससे मिलकर बना होता है, ठीक। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। और जो सिग्मा फैक्टर होता है एसोसिएटेड होता है आरएनए पॉलीमरेज से, जिसको कि होलो एंजाइम कहते हैं। और ये एक स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि 10 से 35 जो है सब यूनिट का होना चाहिए, मतलब 10 to 15 इतने रीजन का होना चाहिए। उसको क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा। एक बार जब आरएनए पॉलीमरेज बाउंड हो मतलब अनवाइंड हो जाता है डीएनए हेलिक्स के पास, तो क्या होता है, ओपन कॉम्प्लेक्स बनने लगता है, ठीक। ओपन कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया है, यहाँ मैं बताऊंगी तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। ओपन कॉम्प्लेक्स आगे इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कई सारे फैक्टर इस तरीके से यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। ये ऐसे इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आके बहुत सारे फैक्टर अटैच होते हैं। देन आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है इस तरीके से, ये पूरा ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, इलॉन्गेशन का। इलॉन्गेशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है डीएनए टेम्पलेट के साथ। डीएनए टेम्पलेट क्या होता है मैंने बताया आपको। और आरएनए मॉलिक्यूल जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है उसके साथ फॉर्मेशन करेंगे, मतलब ए के साथ यू, जी के साथ सी, इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता जाएगा, ठीक है। अनवाइंडिंग डी जो होती है डीएनए की, मतलब डीएनए का खुलना, इस तरीके से डीएनए खुलता जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से ऐसे खुलेगा डीएनए, ठीक है। ये भी मैंने आपको आगे पढ़ा रखा है, ठीक है। डीएनए हेड पॉलीमरेज एंड रीबाइंडिंग बिहाइंड इट, और उसके पीछे पीछे बंधता जाता है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस आरएनए सिंथेसिस होती है इस तरीके से, ठीक है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, ये आपका ऐसे खुल जाता है डीएनए, फिर आगे बढ़ेगा डीएनए ऐसे खुल जाएगा और पीछे ऐसे बाइंड होते जाएगा, पीछे ऐसे बाइंड होते जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एनटीपीज जिसको कहते हैं आर एडेड टू द ग्रोइंग आरएनए चेन अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल्स। यहाँ पे क्या होंगे, एनटीपीज इस तरीके से अटैच होते जाएंगे, मतलब एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, जिस तरीके से जो आएगा एडेनिन के साथ थाइमिन या यूरेसिल, ग्वानिन के साथ साइटोसिन अटैच होते जाएंगे, ठीक। इलॉन्गेशन हो गया। अब क्या होगा, जब पूरा यहाँ तक आ गया, अब इसका क्या होना है, टर्मिनेशन होना है। यहाँ तक आने के बाद इसका टर्मिनेशन होना है। टर्मिनेशन क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है और एक रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो क्या होता है, रो प्रोटीन होता है जो बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्ट से और फैसिलिटेट करता है आरएनए के रिलीज करने को। मतलब यहाँ पे ये ऐसे अपने आप नहीं रिलीज हो जाएगा, यहाँ एक फैक्टर आके बाइंड होगा, स्टॉप कोडॉन के पास यहाँ आके एक फैक्टर बाइंड होगा जिसको कि कहते हैं RH-O, रो। इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रो आके बाइंड होगा, उसके बाद ये अलग होगा। और रो इंडिपेंडेंट क्या होता है, रो इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हेयर पिन स्ट्रक्चर। जहाँ रो नहीं आएगा वहाँ पे इस तरीके से हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फॉलोड बाय स्ट्रिंग ऑफ यूरेसिल रेसिड्यू। यूरेसिल रेसिड्यू का मतलब होता है लास्ट में यूरेसिल बचेगा, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हो जाएगा डीएनए टेम्पलेट से और फ्री हो जाएगा। ये हो गया आपका टर्मिनेशन और ख़त्म हो गया आपका प्रोसेस किसका, आपके प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो होपफुली सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख लीजिए, वरना आपको नहीं अच्छे से समझ में आएगा। आपको पता होना चाहिए ओपन कॉम्प्लेक्स क्या है, फैक्टर्स क्या क्या आगे बाइंड होते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यूकैरियोट की बात करें तो सेम यूकैरियोट में भी होता है, कुछ डिफरेंस बस होते हैं, अभी आप उसको पढ़ेंगे भी। और एक बात जान लीजिए कि ये जो पूरा प्रोसेस आपका हो रहा है, ठीक है, प्रोकैरियोट में ये सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक अभी पढ़ेंगे आप यूकैरियोट में, ठीक है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग। लेकिन आगे यहाँ आप जब आप देखेंगे तो इसका जो है ये सेल है, ठीक है, सेल में इसका इतना प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस मतलब कि टर्मिनेशन तक का किस में होता है, न्यूक्लियस में, किस में होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। इसका इतना, ये सेल हो गया, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ सेल। उसके बाद ये आपका यहाँ तक का प्रोसेस, टर्मिनेशन तक का प्रोसेस न्यूक्लियस में होगा, ठीक है, न्यूक्लियस में। लेकिन सिंथेसिस जो होती है किसकी, प्रोटीन की सिंथेसिस, जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे वो इसका कहाँ पे होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो इस एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में भेजने से पहले कुछ इसमें मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, कुछ काम किए जाते हैं, क्योंकि अभी तक न्यूक्लियस में कुछ एंजाइम अलग थे, स्ट्रक्चर अलग था, साइटोप्लाज्म में चीज़ें अलग हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, लाइक आप यूपी में रह रहे हैं, तो यूपी में क्या है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, और आप शिमला जा रहे हैं या आप कश्मीर जा रहे हैं, तो आप अपने लिए कुछ चीज़ें तैयार करेंगे, ग्लव्स, वुलन क्लॉथ्स, ठीक है, सब कुछ तैयार करेंगे। उसी वजह से ये क्या होता है, न्यूक्लियस से कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। तो इसके लिए कुछ तैयारी की जाती है कि वहाँ पे जाके जैसे हम लोग को ठंड न लगे, उसी तरीके से ख़राब ना हो, तो इसके लिए कुछ तैयारी की जाती है, उसको आप पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले नॉर्मल प्रोसेस पढ़ लीजिए, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन में जिस तरीके से वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अल्फा लग रहा था और सिग्मा लग रहा था, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लगता है ज़रूरत के हिसाब से। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मोस्टली यूज होता है। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगते हैं, ये सब मैंने बताया है कि TF सेकंड D, TF सेकंड A, ये सब लगते हैं, किस तरीके से अटैच होते हैं, ये प्रोमोटर रीजन है, यहाँ पे आके ये सब अटैच होंगे। उसके बाद आपका आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है। प्रोमोटर इन यूकैरियोट और डाइवर्स होते हैं। प्रोमोटर एलिमेंट टाटा बॉक्स होता है जो कि इनिशिएशन एलिमेंट होता है, और रेगुलेटरी एलिमेंट्स फील्ड में पाया जाता है इनहैंसर और साइलेंसर। ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, इनहैंसर साइलेंसर 2-3 बार
आपको इसका पहला लेक्चर जाके देखना है। फिर इलॉन्गेशन होता है। इलॉन्गेशन क्या होता है, एक बार जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी कि ये आपका क्या है, ये मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से बनना है। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का मतलब है ये आरएनए पॉलीमरेज और इसमें लगने वाले सारे फैक्टर्स, यानी कि टी जो TF सेकेंड बी, TF सेकेंड डी, TF सब कुछ आके बाइंड हो जाएगा। देन क्या होगा, और ये प्रोमोटर रीजन पे आके बाइंड करेंगे, ठीक है, यहीं पे प्रोमोटर रीजन था, यहीं आके सब बाइंड करेंगे। उसके बाद क्या होता है, इनिशिएशन स्टार्ट होता है। तो ये बात आपको होपफुली समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से होता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है सिंथेसिस करता है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ऐड करके, मतलब ये आपका है, तो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये है एडेनिन गुआनिन थाइरोसिन, तो इस तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए के साथ यू, जी के साथ सी, और चेन ग्रो करेगी, ठीक है। चेन ग्रो करने के बारे में भी मैंने आपको बताया, सेम प्रोसेस होगा, बस फैक्टर के नाम अलग हो जा रहे हैं। यहाँ भी चेन उसी तरीके से ग्रो कर रही है, यहाँ भी अलग हो रही है, बस क्या है, फैक्टर अलग है और फैक्टर यहाँ मेंशन है क्या क्या अलग है। उसके बाद से यहाँ क्या होता है, इलॉन्गेशन होता है। इलॉन्गेशन मैंने आपको बताया, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड हिस्टोन मॉडिफिकेशन प्ले रोल इन रेगुलेटिंग इलॉन्गेशन एफिशिएंसी। क्रोमेटिन क्या होता है, आपके क्रोमोसोम में पाया जाता है, DNA में पाया जाता है, हिस्टोन भी उसी का पार्ट है। उनमें जो मॉडिफिकेशन होता है, उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होता है, वो इसके इलॉन्गेशन मतलब इसको फैलने में ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आप सबको भी मैंने फिर बताया इलॉन्गेशन में क्या होता है, ये इस तरीके से इलॉन्गेशन होगा। तो इलॉन्गेशन में आगे की तरफ ऐसे फैलता रहता है और पीछे ऐसे बाइंडिंग होती रहती है, इस तरीके से बाइंडिंग होती रहती है, और ये आगे ऐसे फैलता रहता है, फिर पीछे बाइंडिंग होती रहती है, इलॉन्गेट हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन में यूकैरियोट में क्या होता है, पॉली एडिनाइलेशन होता है और क्लीवेज होता है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का डाउन स्ट्रीम ऑफ कोडिंग सीक्वेंस में। मतलब पॉली स्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मैंने आपको बताया था, ये आपका क्या है, दो स्ट्रैंड है, उधर ऊपर वाले रीजन को अपस्ट्रीम और इधर वाले रीजन को डाउनस्ट्रीम, और टर्मिनेशन यहीं पे होगा। तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस पाए जाएंगे, उनका पॉली एडिनाइलेशन होगा, पॉली एडिनाइलेशन है, कभी मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। पॉली एडिनाइलेशन होगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या कंटिन्यू करता है अंटिल, जब तक ये पॉली एडिनाइलेशन सीक्वेंस, यानी कि जब तक ये इस सीक्वेंस AAU तक ना पहुंच जाए। तो मतलब यहाँ पे जब ये आएगा, ये सीक्वेंस जब इसको मिलेगा तो इसको पता चल जाएगा कि अब यहाँ पे टर्मिनेशन होना, यहाँ पे रुक जाना, यहाँ पे सारी चीज़ें अलग होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, GU रिच सीक्वेंस होता है, मतलब ग्वानिन और यूरेसिल रिच सीक्वेंस पाया जाएगा, और यहाँ पे प्री mRNA क्लीव हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। क्लीव्ड प्री mRNA जो mRNA है, ठीक है, उसको वो पॉली एडिनाइलेटेड होता है 3 प्राइम एंड पे, यानी कि इधर वाला जो एंड होगा उधर, और आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हो जाएगा टेम्पलेट से। इसको आप पढ़ेंगे, मतलब यहाँ टर्मिनेशन हो गया। लेकिन ये टर्मिनेशन प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा अलग है, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। अब आप आगे पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की क्यों की जाती है, ये भी मैंने बताया कि इस तरीके से आपका सेल है, ठीक है, सेल में ये ठीक है, साइटोप्लाज्म में आपका ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे सेल में न्यूक्लियस में क्या हुआ आपका, क्या हुआ, DNA से, ठीक है, आरएनए बना, ठीक है, आरएनए बना, और ये mRNA जब बन गया mRNA और इसका ट्रांसलेशन होना है, तो ये अब कहाँ पे होगा, इस साइटोप्लाज्म में होगा। तो आप सबको पता है यहाँ पे क्या था, सिचुएशन अलग था, और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया शिमला वाला कि अब यूपी से शिमला जा रहे हैं तो कपड़े लेकर जाएंगे, वूलन कपड़े, तो वही अब इसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग की जाती है। ये प्रोसेसिंग ट्रांसक्रिप्शन की केवल यूकैरियोट में होती है। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये हमेशा यूकैरियोट में होगी, क्योंकि प्रोकैरियोट में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रोकैरियोट में सारा काम साइटोप्लाज्म में होता है। तो यूकैरियोट में होगा, यूकैरियोट में 3 प्रोसेस होंगी, एक होगा आपका कैपिंग, दूसरा होगा पॉली एडिनाइलेशन जिसको कि टेलिंग कहते हैं, और तीसरा होगा स्प्लाइसिंग। पॉली एडिनाइलेशन आपने पढ़ा भी टर्मिनेशन के टाइम पे। कैपिंग यहाँ होती है इसकी आगे की तरफ, ठीक है, ये सब आप मत देखिए, बहुत हार्ड है। प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस पाए जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पॉली एडिनाइलेशन होगा, ये सीक्वेंस देखिए AAAUAA मिल गया, और यहाँ पे पॉली ए टेल ऐड होगा, ठीक है, इस तरीके से इनका एडिशन होगा। चलिए इसको देखते हैं, इस तरीके से कुछ काम होगा, DNA होगा, DNA में प्रोमोटर रीजन है, अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड लगेगा, एडिशन होगा 5 प्राइम GTP का, कैपिंग होगी 5 प्राइम GTP, कैपिंग हो गई इस तरीके से, ठीक है, कैप लग गया, और 3 प्राइम ए टेल इस तरीके से इसमें ऐड हो गया। मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कैपिंग कर दी गई,
ताकि ये पता है क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो इसको तोड़ देंगे। आरएनए बहुत अनस्टेबल होता है तो इसको तोड़ देंगे, इसलिए इसकी कैपिंग कर दी जाती है, मॉडिफाई थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया जाता है, ताकि जैसे आप थर्मामीटर देखते हैं तो थर्मामीटर में से किंक लगा होता है, ये किंक इसलिए लगा होता है ताकि पारा उसका गिर ना जाए। वही काम यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि ये साइटोप्लाज्म में जाने के बाद टूट ना जाए। एडिशन कर दिया जाता है पॉली ए टेल का। उसके बाद आरएनए स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग क्यों होती है आप सबको पता है कि आरएनए जो है एक्सॉन और 2 एंट्रॉन, 2 पार्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका जो प्रोकैरियोट होता है उसमें सिर्फ एक्सॉन पाया जाता है, ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, एक्सॉन एंड एंट्रॉन, ठीक है। तो वहाँ पे स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे एंट्रॉन क्या है, नॉन कोडिंग रीजन, उसकी जरूरत नहीं होती है, तो उसको कट करना पड़ता है। उसके कट करने को स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। होपफुली ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। स्प्लाइसिंग हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बन जाता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होता है आरएनए प्रोसेसिंग में। कैपिंग होती है सबसे पहले, फिर स्प्लाइसिंग होती है, यानी कि इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन को कनेक्ट किया जाता है। ऐसे इंट्रॉन इसको हटा देंगे तो यहाँ से एक्सॉन को फिर उठा के इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और पॉलीएडेनाइलेशन होता है 3 प्राइम एंड पे। कैपिंग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है इसके 5 प्राइम एंड का, ठीक है। 5 प्राइम एंड का मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाया। प्रोसेस क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड सिंथेसाइज द इनिशियल सेगमेंट ऑफ एमआरएनए, जहाँ पे 7 मेथाइल गुआनोसिन जिसको कि M7G कैप कहते हैं, ऐड कर दिया जाता है 5 प्राइम एंड पे इस तरीके से। यहाँ पे ये कैप इन अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, कैप लगा दिया गया। स्ट्रक्चर कैप कंसिस्ट होता है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड का, जो कि 5 प्राइम और 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट लिंकेज से अटैच होता है और ये एमआरएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ताकि एमआरएनए डिग्रेड ना हो, टूटे ना, और एमआरएनए को फैसिलिटेट करता है एक्सपोर्ट करने में, मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए और हेल्प भी करता है, ठीक। ये इसीलिए कैपिंग की जाती है। और रोल क्या होता है, कैप होता है इसेंशियल एफिशिएंट रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कई सारे एक्सोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एंजाइम होते हैं। ये कटिंग क्लीविंग एंजाइम कहते हैं, सीजर, मॉलिकुलर सीजर कहते हैं इनको, कैंची कहते हैं हमारी बायोलॉजी का, ठीक है, वो कट कर देंगे, उनसे बचाने के लिए ये काम किया जाता है, कैपिंग। पॉलीएडेनाइलेशन क्या होता है, पॉलीएडेनाइलेशन क्या होता है, एडिशन करता है पॉली ए टेल का 3 प्राइम एंड पे, ठीक है, एमआरएनए में। स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉली ए पॉलीमरेज स्ट्रिंग बीड इस तरीके से अटैच कर दी जाती है एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड की, इसी वजह से इसको पॉली ए कह रहे हैं क्योंकि एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहा है टू द क्लीव्ड 3 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए, जो कट होता है, क्लीव होता है, अभी मैंने आपको बताया, उस एंड पे अटैच कर दिया जाता है। रोल क्या होता है, एमआरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए, और ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, मतलब कुल मिला के बचाने के लिए एमआरएनए को, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए और उस ट्रांसलेशन में हेल्प करने के लिए काम किए जाते हैं। स्प्लाइसिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया कि इसको क्या करते हैं, एक्सॉन को कट करके इंट्रॉन को जोड़ना, ठीक है, सॉरी इंट्रॉन को हटा के एक्सॉन को जोड़ना स्प्लाइसिंग प्रोसेस है। इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, ठीक है, इंट्रॉन क्या नॉन कोडिंग रीजन है प्री एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट में, और एक्सॉन कोडिंग रीजन है। तो मैच्योर एमआरएनए जो बनता है, प्रोसेस कैसे होता है, स्प्लाइसिंग इज मेडिएटेड बाय स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसका यूज किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पाए जाते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसको SNRNPs कहा जाता है, और कुछ अदर प्रोटीन पाए जाते हैं, वो हेल्प करते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है इसमें, इंट्रॉन को एक्सॉन से अलग कर दिया जाता है, फिर कट करके एक्सॉन को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, स्प्लाइसिंग जो है क्रूशियल होता है प्रोटीन की डाइवर्सिटी के लिए, इसकी वजह से प्रोटीन अलग अलग होते हैं, जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है और प्रॉपर फंक्शन ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। तो होपफुली आपको तीनों प्रोसेस समझ में आ गए होंगे कि क्यों जरूरत पड़ी कैपिंग की, क्यों जरूरत पड़ी पॉलीएडेनाइलेशन की, क्यों जरूरत पड़ी स्प्लाइसिंग की यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में इसकी जरूरत नहीं थी, तो ये काम नहीं हुआ। तो होपफुली अब आपका कभी भी इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन जो वो फंक्शन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कभी भी अनक्लियर नहीं रहेगा, आपको बहुत क्लियर हो गया। हम इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।